Hello everybody. So today we are starting our next lecture. So in the last lecture we have discussed about subcritical, supercritical and critical flow, जिसमें मैंने celerity और disturbance wave के ऊपर भी बातचीत की. आज का लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ velocity distribution. Let's start the lecture. Velocity distribution. ये तो हमें पता ही है कि at a given section velocity is not constant, it varies. तो अगर एक सेक्शन की बात करें, ये ट्राइंगल से हर वक्त मैं वाटर का लेवल डिनोट करता हूँ. सो एक सेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज. ये ऑलरेडी मैंने बहुत बार आपको बताया. तो एक सेक्शन पे सबसे कम वेलोसिटी कहाँ होती है? बेड के पास में. बेड के पास में वेलोसिटी जीरो. जैसे जैसे बेड से दूर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि इन्फ्लुएंस क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा. फ्रिक्शन का इन्फ्लुएंस जैसे जैसे कम होता जाएगा वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. बट देखिए सरफेस पे जरूरी नहीं है वेलोसिटी हर वक्त मैक्सिमम. सो देयर इज अ रिडक्शन इन द वेलोसिटी or the dip in the velocity due to the formation of eddies or secondary currents. So velocity का variation कुछ ऐसा. तो velocity जरूरी नहीं है surface पे maximum हो. It can be at some depth below the free surface. This reduction or dip in the velocity is due to the formation of secondary currents और eddies, turbulences के कारण. ठीक है ना. एक प्राइमरी करंट है वो डाउनस्ट्रीम में ले जा रहा है पानी को, और एक सेकेंडरी करंट जो कि इसको वॉश ऑफ करेगा अपस्ट्रीम डायरेक्शन, जिसके कारण वेलोसिटी बढ़ने के बजाय क्या है? घट गए. दिस ड्यू टू द टर्बुलेंस इन फ्लो. इसीलिए ये पोर्शन जो है हमारे बेड से दूर फॉर्म होगा. तो जैसे जैसे बेड से दूर जाओगे वेलोसिटी टर्बुलेंट होने की टेंडेंसी रखेगी कि लैमिनार? टर्बुलेंट होने की टेंडेंसी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही. टर्बुलेंस भी सबसे ज्यादा कहां पर होंगे? More and more turbulence will occur near the surface only. So there will be dip in the velocity near the surface. This dip is due to the formation of secondary current. So the reduction or तो जरूरी नहीं है velocity हर वक्त surface पे maximum. It can occur below the free surface. Reduction or dip in the velocity. Reduction or dip in the velocity is because of secondary current. secondary मतलब एक और current form हुआ turbulence के कारण. secondary current which is a function of aspect ratio. Which is a function of aspect ratio. अब ये aspect ratio क्या होता है? एक चैनल का क्रॉस सेक्शन कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफाई करता है. What is this aspect ratio? Now, aspect ratio is defined like this. Aspect ratio is equal to depth by width. Depth by width of channel is known as aspect ratio. जितना ज्यादा aspect ratio होगा ये dip, ये decrease in velocity, या उतना ही नीचे हमारा maximum velocity occur करेगा with respect to the free surface. The more is the aspect ratio, the more deeper will be the maximum velocity below the फ्री सरफेस. तो हम बोल सकते हैं एक डीप नैरो चैनल में डिप ज्यादा होगा. मतलब इन अ डीप नैरो चैनल द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी मोर डीपर फ्रॉम द फ्री सरफेस. क्लियर है मेरी बात? लिखवा भी देता हूं इस बात को. एस्पेक्ट रेशियो के बाद आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे? इफ एस्पेक्ट रेशियो इज लार्ज, इफ एस्पेक्ट रेशियो इज लार्ज, depth at which maximum velocity will occur is d.
depth at which maximum velocity will occur is deeper. Depth at which maximum velocity will occur is deeper. Clear है मेरी बात? If aspect ratio is large, depth at which maximum velocity will occur is deeper. सिंपल था एकदम, पूरा नोट कर लीजिए. देखिए अब हम ओपन चैनल फ्लो में वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर इंटरेस्टेड इन द एवरेज वेलोसिटी. हम ओपन चैनल फ्लो में इस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द एवरेज वेलोसिटी. अब हम देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको नोट करिएगा. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स एवरेज वेलोसिटी. अब एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं, एक एक करके सारे तरीके देखते हैं. टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी वी विल यूज वेरियस वेज. नाउ लेट अस सी ऑल द मेथड्स टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी. Okay, average velocity. सबसे सिंपल तरीका क्या है एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का? वी एवरेज ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. वी एवरेज इज इक्वल टू वी डी ए इंटीग्रल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ए, where V is the average velocity, capital V, average velocity, small v is the actual velocity, and A is the area of cross section. लिख सकता हूं ना ऐसे. तो ये कब यूज करेंगे? ये सबसे एक्यूरेट तरीका है एवरेज वेलोसिटी का. अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ गिवन हो तो डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर लीजिए ओवर द डेप्थ. वी डी ए हमें क्या निकाल के देगा? टोटल डिस्चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ए करेंगे तो इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी. तो एक्चुअली ये क्या लिखा है मैंने? टोटल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया. दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज वेलोसिटी. अगर कुछ नहीं गिवन हो तो आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बट ये कैलकुलेट करने के लिए वी शुड नो द वेरिएशन ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ. अगर ये वेरिएशन नहीं गिवन है तब आप ये यूज नहीं कर पाएंगे. एक और तरीका भी, एक एम्पेरिकल तरीका देखिए एवरेज वेलोसिटी. सेकंड तरीका क्या है? मान लीजिए अगर, क्या बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा, सेकंड तरीका समझिए एवरेज वेलोसिटी निकालने. मान लीजिए वेलोसिटी का वेरिएशन है एट अ गिवन सेक्शन. ये पूरी डेप्थ y है, मान लीजिए फुल डेप्थ y. मान लीजिए 0.8 y पे मैंने ये स्ट्रीम की वेलोसिटी मेजर कर ली. v 0.8 एट इज 0.8, और एक वेलोसिटी मेजर की है मैंने v 0.2. v 0.2 क्लियर है ना मेरी बात? एक वेलोसिटी कहाँ पर मेजर कर ली है मैंने? v 0.2. जरूरी नहीं है कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी, मैंने जानबूझ के शो भी ऐसे ही किया. जरूरी नहीं है कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो, अलग भी हो सकता है. ये 0.2 y, इसको क्या बोल दिया है? v 0.2. इट इज एट अ डेप्थ ऑफ हाउ मच? 0.2 y. उसको क्या बोल दिया मैंने? v 0.2. तो v एवरेज को डायरेक्टली आप लिखेंगे v 0.2 प्लस v 0.8 डिवाइडेड बाय. इसको कभी कभी 2 पॉइंट मेथड भी बोला जाता है. इट इज समटाइम्स नोन एज 2 पॉइंट मेथड आल्सो, दिस वन एंड द सेम थिंग. तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या है? 0.2 पे हमने वेलोसिटी निकाल ली, 0.8 y पे वेलोसिटी निकाली, और दोनों का ही क्या कर दिया? एवरेज कर दिया. तो बहुत बार एग्जाम में आपको वेलोसिटी का वेरिएशन नहीं पता होगा, आपको 2 पॉइंट पे वेलोसिटी गिवन होगी. ये वेलोसिटी मेजर कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ करंट मीटर.
ये आप हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे, स्ट्रीम का वेलोसिटी मेजरिंग एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं करंट मीटर। करंट मीटर में क्या होता है, इस तरीके से करंट मीटर होता है, इट इज इन द शेप ऑफ अ फिश मे बी, और उसके आगे जो है ऐसे पंखा लगा होता है, क्लियर। अब क्या करना है आपको, इस करंट मीटर को लेना है, मान लीजिए करंट मीटर को घुमा के रख दिया मैंने यहाँ, एंड जब पानी फ्लो करेगा तो इट विल बी इन द परपेंडिकुलर टू द करंट मीटर का ओरिएंटेशन। तो जितना ज्यादा पानी की वेलोसिटी होगी, ये जो पंखा देख रहे हैं, फैन देख रहे हैं, उतनी ज्यादा स्पीड से रोटेट करेगा। इसको कैलिब्रेट किया गया, इसके रेवोल्यूशन पर सेकेंड, इसके स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे स्ट्रीम की वेलोसिटी। जिस भी डेप्थ पे रखेंगे इस करंट मीटर को, उसी डेप्थ पे हमें जो है वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। ये आप हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे वैसे डिटेल में, क्लियर। ओके, जस्ट बताया कैसे स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी मेजर होगी। कभी कभी अगर आप ज्यादा आलसी है तो हो सकता है 2 की जगह आप एक ही रीडिंग में काम कर लें। तो वो रीडिंग क्या होगी, V.6, that is at a depth of how much, 0.6 y। तो और V एवरेज इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये कम एक्यूरेट होगा, लेस रिलायबल। तो अगर एग्जाम में हमें V 0.2 भी गिवन है, 0.8 भी गिवन है, 0.6 भी गिवन है, ऑब्वियसली आप कैसे कैलकुलेट करेंगे V एवरेज को। इंपेरिकल तरीका है ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का। यूज कब होगा, जब हमें V 0.2 0.8 गिवन। पर इन दोनों मेथड से एक्यूरेट कौन सा है, फर्स्ट वाला में। एक और भी तरीका है V एवरेज निकालने का, वो भी बता देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लेंगे, नोट दिस डाउन। थर्ड तरीका देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालने। We have one more method to calculate the average velocity। कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी? एक और तरीका भी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, V average equal to K into V surface। V surface is the surface velocity। surface velocity निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे, एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को हम पानी के ऊपर छोड़ देंगे। आप और आपका एक मित्र थोड़ी दूर खड़ा है, डिस्टेंस पता है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया और स्टॉप वॉच भी ऑन कर दिया। जैसे ही आपके मित्र को क्रॉस कर रहा हो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, आपने स्टॉप वॉच फिर से बंद कर दिया। तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता है, टाइम पता, तो आराम से क्या निकल आएगा, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, दैट इज द V सरफेस। ऑब्वियसली ये V सरफेस एवरेज वेलोसिटी नहीं होगा, तो एक एम्पेरिकल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है, दैट इज K। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू चैनल टू चैनल वेरी करेगी, आपको गिवन होगा। तो K इज अ कांस्टेंट हैविंग वैल्यू बिटवीन 0.8 to 0.95। तो K इज नथिंग बट K इज अ कांस्टेंट having value between 0.8 to 0.9। ये एम्पेरिकल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू गिवन होगी, ये रेंज भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। तो 3 तरीके बताए, और भी तरीके एवरेज वेलोसिटी निकालने के, वो स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में पढ़ेंगे इन हाइड्रोलॉजी। हमें तो बस इतना सा ही चाहिए जो मैंने आपको बता दिया, जो पता होना चाहिए फॉर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन। इन तीनों मेथड में जो सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है, द फर्स्ट वन। क्लियर है मेरी बात, सिंपल था। देखिए अब हमारे कुछ करेक्शन फैक्टर्स भी होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। व्हाट आर द करेक्शन फैक्टर्स? कि अब करेक्शन फैक्टर्स के बारे में बताता हूं। करेक्शन फैक्टर्स, ध्यान देके सुनिएगा, इसी से रिलेटेड है करेक्शन फैक्टर्स। सो सबसे पहला करेक्शन फैक्टर देख रहे हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, इसको कभी कभी हम लोग कोरियोलिस कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। इट इज वन एंड द सेम थिंग। बहुत बार इसको क्या बोलते थे, कोरियोलिस कोएफिशिएंट।
तो कभी कभी क्या है ना, आपको एग्जाम में परेशान करते हैं नाम चेंज करके। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की जगह पूछ लेंगे कोरियोलिस कोएफिशिएंट बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कोरियोलिस कोएफिशिएंट इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या है, देखो मैथमेटिकली समझाता हूं, फिर समझिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। फॉर एन एलिमेंट, मान लीजिए एक सेक्शन में एक स्मॉल एरिया लिया है डीए, फॉर एन एलिमेंटल एरिया dA, kinetic energy flux through it is, देखिए अब एक स्मॉल एरिया आपने डीए लिया, उस एरिया के थ्रू जो है कुछ पानी जा रहा है, किसी रेट से जा रहा है, अपने साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है, इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी फ्लक्स। That is rate of change of kinetic energy is kinetic energy flux, है ना। पानी तो फ्लो कर रहा है, डी एरिया के थ्रू कुछ मास जा रहा है, अपने थ्रू किसी रेट से वो एक काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी फ्लक्स। तो उसको कैसे लिखेंगे, मास पर यूनिट टाइम इनटू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। That will be kinetic energy per unit time, that is what, kinetic energy flux। एक स्मॉल एरिया डीए से रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास कितना है, देखो एक स्मॉल एरिया डीए से कितना डिस्चार्ज ट्रेवल हो सकता है, वीडीए एक्चुअल वेलोसिटी इनटू डीए इज द डिस्चार्ज। ये अपने साथ कुछ पानी का मास लेके जा रहा है, तो उसको रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, रेट ऑफ मास फ्लोइंग थ्रू अ स्मॉल एरिया डीए, दैट इज मास पर यूनिट टाइम। अपने साथ वो कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है, वो कितनी है, इंटू वी स्क्वायर बाई टू, है ना। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पर यूनिट मास क्या होगा, वी स्क्वायर बाई टू। अब अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी फ्लक्स निकालना है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी फ्लक्स को कैसे निकालेंगे, नाउ फॉर द कंप्लीट, फॉर द टोटल एरिया द काइनेटिक एनर्जी फ्लक्स इज, नाउ for the total area the kinetic energy flux is, तो पूरे एरिया के लिए काइनेटिक एनर्जी फ्लक्स कितना होगा, इसी को क्या इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे एरिया पे, दैट इज इक्वल टू रो वी क्यूब बाई 2 इंटू क्या, डीए का इंटीग्रल ओवर द टोटल एरिया। दिस इज इक्वल टू, अगर एवरेज वेलोसिटी के टर्म में निकालूंगा तो ऑब्वियसली आंसर सेम नहीं आएगा। अगर एवरेज वेलोसिटी से निकालता तो क्या लिखता, दैट इज इक्वल टू वी क्यूब रो वी क्यूब बाई 2 इंटू एरिया ए। ऑब्वियसली ये सेम नहीं होता तो एक करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट करेक्शन फैक्टर इज नथिंग बट अल्फा। उसी करेक्शन फैक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। अगर एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में निकालते काइनेटिक एनर्जी फ्लक्स को फॉर द कंप्लीट एरिया, इट विल नॉट बी इक्वल टू एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी फ्लक्स, तो एक करेक्शन फैक्टर यूज किया जाएगा उस पर, उसी को बोल रहे हैं अल्फा। दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इज नथिंग बट, देखो रो रो कांस्टेंट, टू कांस्टेंट हटा दो, इंटीग्रल वी क्यूब डीए डिवाइडेड बाय वी क्यूब इंटू, ऑब्वियसली इसका कोई यूनिट होने वाला नहीं, where v is what, v is the actual velocity, small v क्या है, actual velocity, and capital V क्या है, it is the average। अल्फा की वैल्यू हर वक्त ग्रेटर देन 1 होगी, एवरेज एवरेज वेलोसिटी निकालना तो सिखाई दिया। इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर निकालते हैं। एक और टाइप का करेक्शन फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। उसको कैसे निकालते हैं बताता हूं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए पूरा, नोट दिस। नाउ वी आर सीइंग द नेक्स्ट टाइप ऑफ फैक्टर दैट इज नोन एज मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। उसको देखो कैसे कैलकुलेट करना। नाउ लेट अस सी द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर।
मोमेंटम करेक्शन फैक्टर सेकेंड, इस बार हम मोमेंटम फ्लक्स की बात करें। इसी को हम लोग कभी कभी बॉज़निक कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, और बॉज़निस्क कोएफिशिएंट, बॉज़निस्क कोएफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल बीटा, बीटा से रिप्रेजेंट। अब काइनेटिक एनर्जी फ्लक्स की जगह वी विल टॉक अबाउट मोमेंटम फ्लक्स। तो क्या बोल सकता हूं, फॉर एन एलिमेंटल एरिया the flux of momentum through it is the momentum flux through it is मोमेंटम फ्लक्स को क्या लिख देंगे हम, मास पर यूनिट टाइम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज मास पर यूनिट टाइम इनटू वेलोसिटी। लिख सकता हूं ना ऐसे, मास पर यूनिट टाइम इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज मोमेंटम फ्लक्स। किस रेट से मास जा रहा है हमारे छोटे एरिया से, रो वी डी ए। वेलोसिटी कितनी है, v। Therefore, for the total area, momentum flux is, पूरे एरिया पे अगर निकालना हो मोमेंटम फ्लक्स को, मोमेंटम फ्लक्स इज, क्या लिखूंगा इसको, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट रो वी स्क्वायर इंटू डी ए। तो ऑब्वियसली अगर एवरेज वेलोसिटी से निकालो तो सेम नहीं आएगा, एवरेज वेलोसिटी से निकालते तो क्या लिखते, रो वी स्क्वायर इंटू ए। सेम नहीं आता तो एक करेक्शन फैक्टर लेके आना पड़ेगा, उसी करेक्शन फैक्टर को बोल दिया हमने मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। रो रो कैंसिल करो, बीटा क्या होगा, बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल वी स्क्वायर डी ए डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इंटू। सो अगेन स्मॉल v क्या है यहाँ पे, एक्चुअल वेलोसिटी, और v क्या है, एवरेज वेलोसिटी। v क्या है, एवरेज वेलोसिटी। इस तरीके से हमने मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को भी कैलकुलेट किया। सिंपल था एकदम, ऐसे मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट कर, बस याद रखना है मोमेंटम में mv होता है तो इसलिए v स्क्वायर का पावर चल रहा है, और काइनेटिक एनर्जी में mv स्क्वायर होता है तो एक पावर ज्यादा हो जाएगा, तो अल्फा इसलिए v क्यूब डी ए बाई वी क्यूब अपॉन वी क्यूब इंटू ए। इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं इन दोनों फैक्टर्स। अब एक चीज और याद रखिएगा, फॉर लैमिनार फ्लो हमारा जनरली अल्फा और बीटा दोनों ही ग्रेटर देन 1 होता है, बट फॉर टर्बुलेंट फ्लो अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर एग्जाम में आपको अल्फा बीटा नहीं गिवन हो तो आप उसको सिंपली क्या मान के चलेंगे, 1 बाय कंसिडरिंग इट टू बी व्हाट, टर्बुलेंट फ्लो। तो नोट में लिखवा देता हूं इस पॉइंट को, तो याद रखिएगा टर्बुलेंट फ्लो के केस में, क्योंकि वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी हर जगह, तो फॉर टर्बुलेंट फ्लो जैसे जैसे फ्लो टर्बुलेंट की तरफ बढ़ेगा अल्फा बीटा 1 की तरफ बढ़ जाएंगे। फॉर टर्बुलेंट फ्लो, तो अगर एग्जाम में हमें गिवन नहीं हो अल्फा कॉमा बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो अगर एग्जाम में करेक्शन फैक्टर्स नहीं गिवन है तो हम क्या लिख के चलेंगे इसको, 1। नहीं तो फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने समझा ही दिया। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर आपकी वर्कबुक से, पहले आप इसको नोट कर लेंगे, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को भी पूरा नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं आपकी बुकलेट से, लेट्स डू वन क्वेश्चन। तो आप ओपन चैनल फ्लो खोलिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स की वर्कबुक में, फ्लूइड मैकेनिक्स की वर्कबुक में चैप्टर नंबर 10 है ओपन चैनल फ्लो, कोई अलग से वर्कबुक नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स की वर्कबुक में चैप्टर नंबर 10 इज ओपन चैनल फ्लो, उसके चैप्टर 1 पे आते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन, उसी का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज कन्वेंशनल क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन। हर एक चैप्टर के एंड में मैं सारे के सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करते चला जाऊंगा ताकि कोई डाउट्स ना रहे।
क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए डिस्कस कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 से, पेज नंबर 64 है। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 5 बोला क्या गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िएगा। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ b एंड डेप्थ y नॉट। तो एक रेक्टेंगुलर चैनल गिवन है, मैं तो ड्रॉ कर लेता हूं इस चैनल को। हर वक्त सबसे पहले सारा डेटा लिख लीजिए क्या गिवन, तो बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। y नॉट, विड्थ इज b, वेलोसिटी का वेरिएशन गिवन है, दैट इज v इज k अंडर रूट y। मुझे क्या क्या निकालना है? कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, अल्फा एंड बीटा वैल्यू फॉर द क्रॉस सेक्शन। मुझे अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना है। देखो ऑलरेडी आई नो, सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं? एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूं। देखिए एवरेज वेलोसिटी को मैं कैपिटल V से, देखो छोटे v को मैं हर वक्त ऐसे घुमा के डिनोट करता हूं, कैपिटल V इज लाइक दिस। तो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखूंगा? इंटीग्रल v dA डिवाइडेड बाय टोटल एरिया A फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल। dA को क्या लिखेंगे आप? dA को क्या लिख देंगे? ये विड्थ b तो देखो कांस्टेंट है, y पे क्या करेंगे आप? एक dy एलिमेंट ले लेंगे। दिस इज द dy एलिमेंट। एट y आई हैव टेकन अ dy एलिमेंट। दिस इज, और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? पूरी डेप्थ कितनी है? y नॉट। तो देयरफॉर dA कितना हो जाएगा? dA इज इक्वल टू b d। बस स्मॉल एरिया लेना आना चाहिए। स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर चैनल में? b dy। दिस इंप्लाइज v को क्या लिखेंगे? v दैट इज k अंडर रूट y। dA क्या है? b dy इंटीग्रल 0 से y नॉट। एरिया क्या हो जाएगा? b इंटू y दैट इज इक्वल टू k। क्या होगा ये? देखो k इंटू k, देखो b तो कैंसिल कर लो। अंडर रूट y का इंटीग्रल क्या होगा? y टू द पावर 3/2, y नॉट टू द पावर 3/2 अपॉन में क्या होगा? 3/2 इंटू y नॉट। तो कितना हो जाएगा ये? इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2/3 k अंडर रूट y नॉट। अगर नहीं भी बोला जाता ना तब भी निकालना पड़ता है एवरेज वेलोसिटी, उसके बिना आप करेक्शन फैक्टर्स नहीं निकाल पाते। तो पहले मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, दैट इज 2/3 k y नॉट। पहले पार्ट का तो आंसर निकाल लिया एवरेज वेलोसिटी। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है मुझसे? काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर निकालिए और मोमेंटम करेक्शन। अल्फा बीटा इज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। सो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, सबसे पहले अल्फा निकालो। अल्फा कैसे निकालोगे? इंटीग्रल v क्यूब dA डिवाइडेड बाय v क्यूब इंटू a, टोटल एरिया। क्लियर है? तो v क्यूब dA को क्या लिखूंगा मैं? v क्यूब कितना हो जाएगा? k क्यूब इंटू y टू द पावर 3/2, करेक्ट है, इंटू dA दैट इज b dy। इंटीग्रल कहां से कहां तक? 0 से y नॉट अपॉन, इंटीग्रल कहां से कहां तक है? 0 से y नॉट अपॉन v क्यूब इंटू एरिया क्या होगा? एरिया v क्यूब एवरेज वेलोसिटी है ना, चलो सब्स्टिट्यूट कर ही देता हूं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 2/3 k y नॉट स्क्वायर रूट का क्यूब इंटू b y। क्लियर है? यही होगा। तो एक काम करिए, देखिए अब k क्यूब तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, b भी क्या है? कैंसिल हो जाएगा। इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा? y टू द पावर 3/2 का इंटीग्रल क्या होगा? y टू द पावर 3/2 इज 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 अपॉन 5/2।
तो क्या लिखूंगा मैं, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल, इसको ऊपर ले जाता हूँ 27/8, क्लियर है, इंटू देखो क्या होगा, y0 टू द पावर 5/2 अपॉन क्या करूंगा, अपॉन 5/2 इंटू क्या करूंगा, इंटू ये क्या बचेगा, बी कैंसिल हो गया है, y0 टू द पावर 5/2, ऑब्वियसली देखो ये एक नंबर आ जाएगा, y0 टू द पावर 5/2 कैंसिल कर लीजिएगा, और ये कितना आ जाएगा, अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू 27/5 4 20, तो 27/20 ये कितना हो जाएगा, डेट इज 27/2 कितना होगा ये 13.5/10, डेट इज 1.35, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, डेट इज 1.35। तो अल्फा तो निकाल दिया मैंने, नाउ लेट्स कैलकुलेट बीटा, यहां तक नोट कर लीजिएगा सर। अब मोमेंटम करेक्शन फैक्टर भी निकाल के दिखा दो, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को देखो कैसे कैलकुलेट करना, तो हर वक्त ये 1 से ज्यादा ही होगा। फॉर टर्बुलेंट फ्लो इट इज टेकन एज, उसके इसमें वेलोसिटी वेरिएशन गिवन भी नहीं होता है हमें, टर्बुलेंट फ्लो है क्योंकि, तो सी पार्ट दैट इज मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा इज इक्वल टू क्या है, बीटा इज इक्वल टू वी क्यूब, सॉरी वी स्क्वायर होगा ना, तो वी स्क्वायर डी ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू ए। वी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, के स्क्वायर इंटू वाई, डी ए को बी डी वाई, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से y0 अपॉन वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/9 इंटू के स्क्वायर y0 इंटू बी y0, के स्क्वायर कैंसिल, बी कैंसिल, y का इंटीग्रल क्या होगा y0 स्क्वायर बाई 2, तो बीटा क्या हो जाएगा, देखो 9 तो ऊपर ले जाओ, 9/4 इंटू y0 स्क्वायर बाई 2 इंटू y0 का स्क्वायर, y0 स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर बीटा क्या हो जाएगा 9/8 इज इक्वल टू 1.125, दैट इज बीटा यूनिटलेस होगा, तो बीटा केम आउट टू बी हाउ मच 1.125 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप अल्फा बीटा निकाल सकते थे, वेलोसिटी वेरिएशन गिवन होता। तो बुकलेट का ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर, लिख डालो जल्दी इसको। नाउ लेट्स प्रोसीड, अभी वापस से प्रोसीड कर रहा हूं। अब देखिए ओपन चैनल फ्लो की एनालिसिस में हम कुछ बेसिक इक्वेशंस भी यूज करते हैं। सबसे पहला बेसिक इक्वेशन मैं आज जो है डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। सबसे पहला बेसिक इक्वेशन मैं डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, सबसे पहला इक्वेशन है हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अलग अलग फ्लो के केस में हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी क्या है, अलग अलग होगा। ओके, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को स्टडी करने से पहले वी विल कंसीडर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसमें आएंगे, ठीक है। अभी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा ना, नाउ वी विल स्टडी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ये देख लो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, पहले इसको कवर करते हैं, उसके बाद क्वांटिटी इक्वेशन की तरफ चलेंगे। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर, पहले इसको देखता हूं फिर क्वांटिटी इक्वेशन की तरफ। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो देखा, नाउ वी विल कंसीडर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए कर्विलिनियर फ्लो है, ध्यान दो, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भी। मान लीजिए फ्लो हो रहा है ऐसे, दिस इज फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन।
दिस इज अ फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन। तो हमारा फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से। These are flow lines or streamlines. मुझे किसी डेप्थ y पर प्रेशर चाहिए। I need to calculate depth. I need to calculate pressure at point A. मान लीजिए एक पॉइंट A है, उस पर मुझे प्रेशर निकालना है। देखिए बचपन से एक चीज हमने पढ़ी है, जैसे कि हमें ये पता है कि मान लीजिए एक बीकर है, बीकर में कुछ पानी भरा हुआ है। किसी डेप्थ h पर अगर मैं आपसे प्रेशर पूछता, अगर ये A पॉइंट किसी डेप्थ h पर होता तो आप डायरेक्टली PA बोल देते। क्या बोल देते हैं आप? गामा W इंटू एच या रो जी एच। गामा W इज नथिंग बट रो इंटू जी। यूनिट वेट ऑफ वाटर को मैंने गामा से रिप्रेजेंट कर, गामा W इंटू एच या रो जी इंटू एच। बट ये दिस द गेज प्रेशर, दैट इज प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर टोटल प्रेशर पूछा जाता तो क्या बोलते हैं? रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सब बातें आप समझते हैं। तो क्या यहां पर भी अगर डेप्थ एच गिवन हो तो आप लिख दोगे PA इज इक्वल टू गामा W इंटू एच? नहीं लिख पाएंगे। ये कंडीशन और वो कंडीशन डिफरेंट है। इस कंडीशन में वाटर इज स्टैटिक, दैट इज इन हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। तो केवल हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन के केस में PA को क्या लिख सकते हैं आप? रो जी एच। अगर पानी मूव करे तो उस केस में आप इसको रो जी एच नहीं लिखेंगे। उस केस में हम एक इक्वेशन यूज करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग यूलर्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूलर्स इक्वेशन। देखो अब यूलर जी ने क्या बोला, इस मूविंग फ्लूइड के केस में हमने प्रेशर निकालना है, तो हम लोग बाय यूलर्स इक्वेशन, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाय यूलर्स इक्वेशन वी हैव, क्या लिख सकता हूं? वी हैव माइनस डेल P प्लस गामा जेड, यूनिट वेट ऑफ वाटर, P इज द प्रेशर, डिवाइडेड बाय डेल N इज इक्वल टू क्या है? रो AN। ये यूलर ने बोला है। N क्या है? N कैप डायरेक्शन है। फ्लो से परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या बोला गया है? N कैप। और फ्लो के अलोंग वाले डायरेक्शन को क्या बोला गया है? एस कैप। देखिए ऐसा ही एक इक्वेशन आप एस कैप डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। उसको इंटीग्रेट करते हैं तो बर्नौलीज इक्वेशन मिलता है। ये आप एफएम में डिटेल में पढ़ेंगे, बट आई एम इंटरेस्टेड इन द एन कैप डायरेक्शन बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट दिस प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ, इसीलिए मैंने एन कैप डायरेक्शन लिया। एन क्या है यहाँ पे? वेर एन इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन। एन क्या है? एन इज द normal acceleration, this is AN। AN को कैसे निकालेंगे? देखिए आपको जैसे मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बताया कि अगर मान लीजिए एक बॉडी गोल गोल घूम रहा है विद अ वेलोसिटी या विद अ स्पीड v, तो अंदर की तरफ एक्सेलरेशन दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो कितना होता था? याद आ रहा है? हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी देखा, दैट इज नॉर्मल एक्सेलरेशन। वो कितना है? v स्क्वायर बाई r। दिस इज नथिंग बट AN। वही है ये AN। AN इज नथिंग बट व्हाट? v स्क्वायर बाई r। v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो AN हियर इज व्हाट? दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नॉर्मल कर्व में फ्लो हो रहा है ना ये, दैट इज v स्क्वायर बाई। मान लीजिए मैं एक स्पेशल केस में आऊं। देखिए जनरली इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो आवर फ्लो इज नॉन कर्विलिनियर, कर्विलिनियर नहीं होता। तो नॉन कर्विलिनियर फ्लो के केस में आवर स्ट्रीम लाइंस आर स्ट्रेट, वो कर्व नहीं होंगे। तो इफ द स्ट्रीम लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इफ द streamlines are straight lines, if the streamlines are straight lines, हम क्या बोल सकते हैं? if the streamlines are straight lines, इस केस में हम क्या बोलेंगे?
अगर स्ट्रीमलाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इन्फिनिटी, है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर of our streamline is infinity. Curvature is 0. Curvature is 1 by r. So radius of curvature will be what? Infinity. If the streamlines are straight lines, then r will tend to infinity. अगर r tend to infinity है, if r tends to infinity, then an is equal to v square by r tends to what? 0. Anything by infinity is what? 0. This implies minus del p plus gamma z divided by del n is equal to 0. Minus del p plus gamma z divided by del n is equal to what? 0. This implies अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो तो वो फंक्शन क्या हो जाता है? कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू z. तो दिस इंप्लाइज p plus gamma z equal to constant. This implies p plus gamma z equal to constant. Therefore, piezometric head. Piezometric head क्या होता है? Piezometric head गामा से डिवाइड कर देता हूं. p by gamma, that is pressure head plus datum head is equal to what? Constant. तो अगर p बाई गामा जेड कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि पीजोमेट्रिक हेड क्या है? दैट इज p बाई गामा प्लस जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट. मैंने सिर्फ क्या किया? इसको गामा से डिवाइड कर दिया. अब पीजोमेट्रिक हेड अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? अब देखो मतलब समझाता हूं. यहां तक तो हमें समझ में आया कि अगर स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट हो जाए देन आई कैन से व्हाट? द पीजोमेट्रिक हेड इज कांस्टेंट. पीजोमेट्रिक हेड कांस्टेंट से हम सिग्निफाई क्या करना चाहते हैं मैं ये समझाता हूं आपको. पहले आप इतना नोट कर लीजिए. नोट दिस डाउन. पॉज करके नोट कर लीजिए. मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहा हूं मैं. देखिए पीजोमेट्रिक हेड अगर कांस्टेंट है तो उसका मतलब z का मतलब होता है डेटम. डेटम हेड ये किसी डेटम के रेस्पेक्ट में है. z मींस डेटम. तो पीजोमेट्रिक हेड कांस्टेंट का मतलब क्या है? मान लीजिए स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट लाइंस है, बेड हॉरिजॉन्टल मान लीजिए, एंड स्ट्रीम लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रीम लाइंस आर स्ट्रेट. मान लीजिए दो पॉइंट डिफाइन कर देता हूं. एक तो A पॉइंट है और एक मान लीजिए B पॉइंट है एट अ डेप्थ Y. अब डेटम हम कुछ भी मान सकते हैं. डेटम एक रेफरेंस लेवल है. जनरली हम बेड के बॉटम को डेटम मान लेते हैं. क्लियर है? तो मैंने इसको डेटम मान लिया. किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को आप डेटम मान सकते हैं. मैंने किसको डेटम माना है? बेड को. तो दो डिस्टेंसेस हो जाएंगे. ये होता है ZA datum head of A point and ZB that is datum head of B point. तो जब स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट लाइन है इस पूरे सेक्शन पर पीजोमेट्रिक हेड क्या है? कांस्टेंट. तो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं? PA प्लस गामा ZA इज इक्वल टू PB प्लस गामा ZB सिंस स्ट्रीम लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस. देयरफॉर देखो PA तो वाटर टेबल पे, एट वाटर टेबल या एट फ्री सरफेस प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक. दैट इज PA इज इक्वल टू 0. ये भी याद रखिएगा, हमें पता भी होना चाहिए. एट फ्री सरफेस प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा? 0. दिस इंप्लाइज PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस तरफ ले आओ, गामा ZA माइनस ZA माइनस ZB क्या हो जाएगा? गामा इंटू Y. दैट इज रो G Y. ये कब लिख सकते थे? व्हेन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज हाइड्रोस्टैटिक.
मतलब फ्लोइंग कंडीशन में भी मैंने लिख दिया रो जी वाई। तो हम बोल सकते हैं पीजोमेट्रिक हेड कांस्टेंट का मतलब क्या है कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज हाइड्रोस्टैटिक। तो हम बोल सकते हैं ना देयरफॉर इफ स्ट्रीमलाइंस आर straight lines pressure distribution is hydrostatic। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज हाइड्रोस्टैटिक। मतलब अगर स्ट्रीमलाइन स्ट्रेट लाइन हो तो P को क्या लिख देंगे हम लोग, रो जी वाई। और हमारे ओपन चैनल फ्लो में जनरली द फ्लो विल बी नॉन कर्विलिनियर ओनली, लाइक इन केस ऑफ GVF आवर फ्लो इज व्हाट, नॉन कर्विलिनियर, क्योंकि डेप्थ इज ग्रेजुअली चेंजिंग। तो उस केस में डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, रो जी वाई। हम ओपन चैनल फ्लो के केस में जनरली स्ट्रीमलाइंस को स्ट्रेट लाइंस मान के ही काम करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो हम डायरेक्टली यहाँ पर प्रेशर को क्या लिख सकते हैं किसी भी डेप्थ पे, रो जी वाई। अब जरा नॉन कर्विलिनियर फ्लो को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अभी तो हॉरिजॉन्टल बेड लिया, मान लो अगर इंक्लाइंड बेड हो तो क्या होगा। क्लियर है, मैं बताता हूँ आपको, इतना नोट करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। चलो बढ़ता हूँ, आप नॉन कर्विलिनियर फ्लो को और डिटेल में लेता हूँ। नॉन कर्विलिनियर फ्लो को मैं डिटेल में ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी। मान लीजिए अब यही काम एक इंक्लाइंड बेड पर हुआ है, मान लो द बेड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा मान लीजिए। अब अगर मुझे इस केस में किसी डेप्थ y पर प्रेशर लिखना है तो प्रेशर कैसे लिखें, एक एनालॉजी से समझा दूंगा। पर समझिए डेप्थ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेड, डेप्थ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेड। मान लो फिर से एक पॉइंट है, यहां पर मुझे प्रेशर लिखना है, डेप्थ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेड, स्ट्रीम लाइंस आर स्ट्रेट लाइन, दिस इज y गिवन, क्लियर, दिस इज y गिवन टू ये y। हम क्या करेंगे, अब ये रो जी वाई तो होने वाला नहीं है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसकी वर्टिकल डेप्थ निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो क्या हो जाएगी वो, y के दो कंपोनेंट लेंगे आप, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले आए नीचे। देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो, जो दो लाइंस के बीच का एंगल होता है वही उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होता है। इस लाइन का नॉर्मल क्या है, ये ब्लू वाली लाइन, इस लाइन का नॉर्मल क्या है, ये ब्लैक वाली लाइन। तो इन दोनों नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा। दिस एंगल विल बी इक्वल टू क्या, थीटा। ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, दिस एंगल विल बी थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, y cos थीटा, दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू क्या, y cos थीटा। देयरफॉर PA को क्या लिखूंगा मैं, PA इज नॉट गामा y, वो इस बार क्या हो जाएगा, गामा y cos थीटा। देखो अब इस एनालॉजी, इसको एक एनालॉजी से एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए कि इंक्लाइंड सरफेस है, उस पर एक मास रेस्ट कर रहा है mg। हमें पता है कि इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, n, दो कंपोनेंट हो जाते थे ना, ये एंगल अगर थीटा हो, mg sin थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, mg cos थीटा। तो ये जो प्रेशर फोर्स होता है, दिस इज नथिंग बट दिस नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट एरिया। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितने से कम हो गया, cos थीटा से, mg cos थीटा हो गया वो, और पर यूनिट एरिया निकालूंगा तो mg cos थीटा अपॉन एरिया। दैट इज ऑल्सो द केस विद द वाटर।
तो अगर एक इंक्लाइंड बेड पर फ्लो हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन अब इस बार क्या हो जाएगा, गामा वाई कॉस थीटा। तो इसीलिए y की जगह क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, y cos। इसीलिए तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या है वैसे वैसे बढ़ता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वेट ऑफ लिक्विड हमारे सरफेस के ऊपर हो। तो याद रखिएगा, तो इंक्लाइन बेड हो तो एक गामा y नहीं होता है, क्या होता है, गामा y cos थीटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी हमारा y cos थीटा होगा। क्लियर है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बेड। तो इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया पी ए गामा वाई कॉस थीटा क्या है। बट फॉर स्मॉल बेड स्लोप्स, जनरली हमारे ओपन चैनल फ्लो में बेड स्लोप स्मॉल ही होती है। फॉर स्मॉल बेड स्लोप्स कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। देयरफॉर हम तो पी ए को क्या लिख देंगे उस केस में भी, गामा इंटू वाई। पी ए को क्या लिख देंगे डायरेक्टली, गामा इंटू वाई। क्लियर। अब देखो कुछ एक लाइंस भी डिफाइन की गई है ओपन चैनल फ्लो में जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। एक लाइन होती है HGL और एक लाइन होती है TEL। तो ये हमारा HGL है और एक और लाइन है डेट इज TEL, और ये मान लीजिए हमारा डेटा, दिस इज डेटा। So TL is the total energy line and HGL is the hydraulic gradient line. तो अगर P by gamma plus Z, ये P by gamma है हमारा और ये हमारा है Z। तो if P by gamma plus Z is plotted with respect to the flow, then the line obtained is known as HGL। बट तीन टाइप की एनर्जी होती है, एक V² by 2G भी होगा, अल्फा लगा देता हूं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए अल्फा को क्या लेंगे हम लोग, 1। क्लियर है, इसका यूज भी देख लिया। तो इफ P by gamma plus Z is plotted along the flow, we get HGL, that is hydraulic gradient line। सिमिलरली अगर सबको प्लॉट कर दूं, that is if P by gamma plus Z plus V² अल्फा V² by 2G, काइनेटिक एनर्जी हेड हो गया, प्रेशर हेड, डेटम हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड इज प्लॉटेड अलोंग द फ्लो, वी गेट कौन सा लाइन मिलेगा, वी गेट TEL, दैट इज टोटल एनर्जी लाइन। देखो अब फॉर स्मॉल स्लोप्स ऑफ बेड आवर HGL विल कोइंसाइड विद द फ्री सरफेस। अगर बेड स्लोप बहुत स्मॉल हो तो मैं P बाई गामा को Y बोल सकता हूं, तो Y को आप परपेंडिकुलर टू द बेड मेजर करो या वर्टिकली मेजर करो, इट इज वन इन द सेम थिंग, क्योंकि Y cos थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Y। तो फॉर स्मॉल स्लोप्स ऑफ बेड आई कैन से दैट HGL विल कोइंसाइड विद द फ्री सरफेस। बट अगर स्लोप बहुत ज्यादा हो तब आप Y cos थीटा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उस समय P बाई गामा क्या होगा, Y cos थीटा। cos थीटा इज लेस देन 1, किसी भी क्वांटिटी को अगर लेस देन 1 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वांटिटी कम हो जाती है। सो इन दैट केस वी विल प्लॉट P बाई गामा प्लस Z, that is Y cos theta plus Z, and Y cos theta will be less than Y. So for large slopes of bed our HGL will fall below the free surface. तो हम बोल सकते हैं for small slopes of bed HGL will coincide with the free surface, whereas for large slopes of bed our HGL will fall below the free surface। आप इसको नोट करिए, फिर नोट करवाते हैं, पहले पूरा लिख लेंगे सब। तो ये दो लाइंस का भी हम बहुत जगह यूज करेंगे, इसको पूरा नोट कर लीजिए। नोट में एक पॉइंट लिखवा रहा हूं इसके नीचे, पॉज करके आपने नोट कर ही लिया है। इसी के नीचे देखिए नोट में एक पॉइंट भी लिखिएगा, फॉर स्मॉलर स्लोप, नोट में लिख लीजिएगा इसको, फॉर स्मॉलर स्लोप HGL will coincide with the
HGL will coincide with the free surface and for large slope HGL will be below the फ्री सरफेस। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि y cos theta is less than y. But in case of open channel flow, generally हमारा bed slopes are very very small. So in that case we always consider HGL to coincide with the free surface. क्लियर है? अब इसके बाद हम कुछ बेसिक इक्वेशन का डिस्कशन चालू करेंगे। पहला इक्वेशन डिस्कस करेंगे, that is continuity equation. Clear? So now we will start our discussion with continuity equation. So in the analysis of open channel flow, we also use certain equations. One such basic equation is continuity equation. अलग अलग फ्लो कंडीशन के लिए continuity equation का फॉर्म भी अलग अलग होता है। सबसे पहला देख रहे हैं फॉर्म, सबसे फर्स्ट फॉर्म फॉर स्टेडी फ्लो। अब स्टेडी फ्लो भी बहुत टाइप के हैं। ये जो मैं क्वांटिटी इक्वेशन बता रहा हूं कौन कौन से टाइप में चलेगा? यूनिफॉर्म फ्लो में चलेगा, इट विल वर्क फॉर GVF ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और रैपिडली वेरिड फ्लो। स्पेशली वेरिड फ्लो में नहीं चलेगा। ये बहुत बेसिक इक्वेशन है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिस्चार्ज इज कांस्टेंट है ना, डिस्चार्ज स्पेस में भी कांस्टेंट है और टाइम के साथ भी कांस्टेंट है बिकॉज इट इज स्टेडी फ्लो। SVF नहीं है इसीलिए स्पेस में भी कांस्टेंट है। डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, देयरफॉर A1 V1 इज इक्वल टू क्या? A2 V2। A1 इज द एरिया, A2 is also the area, V1 and V2 are the average velocity. That is I dot E, that is dq by dx equal to what? 0. ऐसे भी लिख सकता हूँ dq by dx is equal to 0. But this equation is valid only for uniform flow GVF and RVF. हम SVF में equation नहीं लगाएंगे क्योंकि SVF में some water is extracted or added into the system, so our discharge will vary in space. देखिए अब SVF में कौन सा इक्वेशन लगेगा, पहले इसको नोट करेंगे सभी। नाउ आई एम डिस्कसिंग फॉर SVF। अब SVF में क्या इक्वेशन है? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर SVF? देखिए अब आप SVF स्पेशली वैरिड फ्लो सेकेंड, उस केस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन या हमारा क्वांटिटी इक्वेशन क्या है? मान लीजिए एक सिस्टम है, दो सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन 1, ये तो हमारा सेक्शनल व्यू है। दिस इज द सेक्शन 1 एंड दिस इज द सेक्शन 2। डिस्चार्ज यहाँ पर सेक्शन 1 पे Q1 है और यहाँ पर डिस्चार्ज अलग अलग है क्योंकि इसके बीच में या तो कुछ डिस्चार्ज ऐड हुआ है या एक्सट्रैक्ट हुआ। आई एम अज्यूमिंग दैट डिस्चार्ज इज बीइंग एडेड। मान लीजिए किसी एक सोर्स के थ्रू जो है डिस्चार्ज बीच में ऐड हुआ। दिस इज द रेट ऑफ एडिशन ऑफ डिस्चार्ज, दैट इज dq बाय dy। मान लीजिए पूरा का पूरा लेंथ L, क्लियर है? सो रेट ऑफ एडिशन ऑफ डिस्चार्ज equal to dq by dx. The rate of addition of discharge equal to q equal to dq by dx। बोल सकता हूँ ऐसे। Now discharge at any distance x from section 1। मान लीजिए इस डिस्चार्ज को बोल दिया Q। डिस्चार्ज एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम सेक्शन 1, ये मुझे निकालना है। नाउ डिस्चार्ज at a distance x
x from section 1 is, क्या लिख सकता हूं मैं, q is equal to q1 plus q dx इंटीग्रल 0 to x। अब मुझे पता नहीं ना स्मॉल q कांस्टेंट है कि स्मॉल q वेरी कर रहा है, हो सकता है हर एक पॉइंट पर हमारा स्मॉल q वेरी कर रहा है। सो इन दैट केस q इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर q एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है तो वी हैव टू इंटीग्रेट। इफ q इज कांस्टेंट, अगर q कांस्टेंट हो, इफ q इक्वल टू कांस्टेंट, देन हम क्या बोलेंगे, इफ q इज इक्वल टू कांस्टेंट देन हम डायरेक्टली बोल देंगे क्या, q इज इक्वल टू q1 प्लस q इंटू x एंड q2 इज इक्वल टू q1 प्लस q इंटू x। बट दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली व्हेन q इज कांस्टेंट, नहीं तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग इस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को क्या लिखेंगे, देयरफॉर dq बाई dx इज इक्वल टू प्लस माइनस q। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्लस कब यूज कर रहे हैं, माइनस कब यूज कर रहे हैं। यहाँ पे q को प्लस यूज किया क्योंकि एडिशन था, अगर एक्सट्रैक्शन होता तो क्या यूज करते, माइनस। तो पॉजिटिव साइन for addition and negative sign for depletion या for extraction of discharge। पॉजिटिव साइन इज फॉर एडिशन एंड नेगेटिव साइन इज फॉर एक्सट्रैक्शन। तो अगर एक्सट्रैक्ट करते तो यहाँ पे प्लस क्यू की जगह क्या आ जाता, माइनस क्यू आता। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन विल लुक लाइक दिस ओनली। सो दिस इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर एसवीएफ, दिस इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर एसवीएफ। क्लियर है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर एसवीएफ। इसको नोट कर लेंगे पूरा, पॉज करके एक बार नोट दिस डाउन। Now we will start our discussion with unsteady flow। unsteady flow का discussion कर रहे हैं। Now let's start our discussion for unsteady flow। बहुत important है ये पार्ट, थोड़ा confusing भी हो जाता है बहुत बार, तो ध्यान दे के सुनेंगे। Starting our discussion for unsteady flow। unsteady flow में भी किस किस में ये चलेगा, देखो C is unsteady flow, उसमें भी किस में चलेगा, GVUF में चला सकते हो, RVUF, SVUF में नहीं है। It is valid for gradually varied unsteady flow and rapidly varied unsteady flow। Now in case of unsteady flow, the discharge will vary with respect to time। The discharge will vary with respect to time। ये Q2 है और ये मान लीजिए Q। तो डिस्चार्ज जो है स्पेस में भी वेरी कर रहा है और टाइम से भी वेरी कर रहा है। क्लियर है मेरी बात। इफ Q2 इज ग्रेटर देन Q1, मान लीजिए ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स, स्मॉल डिस्टेंस है, डेल्टा एक्स बाउंड्री में। इफ Q2 इज ग्रेटर देन Q1, एक कंडीशन लगा दी, Q2 इज द आउटगोइंग डिस्चार्ज एंड Q1 इज द इनकमिंग डिस्चार्ज। तो अगर Q2 Q1 से ज़्यादा हो गया तो हमारा नेट पानी इस सिस्टम, इस डेल्टा एक्स लेंथ के सिस्टम से जा रहा होगा कि आ रहा होगा, obviously net water is flowing out from the system or flowing out from the boundary। इस पानी के जाने से हमारा वॉल्यूम और स्टोरेज डिप्लीट होगा कि ऐड होगा, ऑब्वियसली अगर नेट डिस्चार्ज सिस्टम से बाहर चला गया, इस बाउंड्री से बाहर चला गया, तो दैट विल कॉज द डिप्लीशन इन स्टोरेज। तो जितना पानी हमारा डेल्टा टी टाइम में इस बाउंड्री से बाहर गया, उतने से ही हमारा वॉल्यूम क्या है, डिप्लीट भी
कर गया। तो इसी को मैं स्टेटमेंट में लिख लेता हूं, देयरफॉर नेट डिस्चार्ज गोइंग आउट फ्रॉम द बाउंड्रीज, going out from the boundaries in delta t time is equal to depletion of storage within it, क्लियर है मेरी बात? तो अब इसी को मैथमेटिकली लिख देता हूं। तो नेट डिस्चार्ज हमारा बाउंड्री से कितना चला गया, मान लो डिस्चार्ज इज चेंजिंग बाय डेल क्यू बाय डेल एक्स, कितना डिस्चार्ज चेंज हुआ, डेल क्यू बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी। तो डेल क्यू बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स क्या है, दैट इज नथिंग बट Q2 माइनस Q1। सो स्मॉल टाइम डेल्टा टी में कितना पानी चला गया, डेल क्यू बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू डिप्लीशन ऑफ स्टोरेज। डिप्लीशन ऑफ स्टोरेज को क्या लिखूंगा, देखो डेल्टा एक्स इंटू एरिया चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू डेल्टा टी, है ना। अगर हमारा नेट वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेल्टा एक्स में तो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, क्या चेंज होगा, एरिया विल चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज डेल ए बाय डेल टी। इस डेल्टा ए को मैं स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स में यूनिफॉर्म मान लेना, सब स्मॉल है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल ए बाय डेल टी इंटू डेल्टा टी। अभी साइन सही नहीं है, डेल क्यू बाय डेल एक्स इज पॉजिटिव क्योंकि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, बट डेल ए बाय डेल टी इज नेगेटिव क्योंकि एरिया टाइम के साथ बढ़ेगा कि कम होगा, डिप्लीशन हुआ है तो एरिया विल डिक्रीज, तो डेल ए बाय डेल टी नेगेटिव आएगा। तो ऑब्वियसली साइन को एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए साइन को एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया है यहाँ पे, नेगेटिव। इसको उधर ले जाता हूं तो इक्वेशन क्या बन के आएगा, देखिए, दिस इंप्लाइज डेल क्यू इंटू डेल एक्स इंटू डेल टी इंटू डेल क्यू बाय डेल एक्स प्लस डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। इसमें पार्शियल डेरिवेटिव क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि q इज अ फंक्शन ऑफ x ऑल्सो एंड टाइम ऑल्सो, सिमिलरली a इज अ फंक्शन ऑफ x ऑल्सो एंड टाइम ऑल्सो। सिंस डेल्टा x वेरी स्मॉल है इसलिए मैंने x के टर्म्स में इसका वेरिएशन नहीं कंसिडर किया। क्लियर है मेरी बात? अब देखो इसको एक और अच्छा फॉर्म देता हूं, एरिया वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मान लो ये कोई भी हमारा सेक्शन का एरिया है, मान लो टॉप विड्थ इज टी, डिप्लीशन हुआ मान लो डेल dy का, डिप्लीशन इन स्टोरेज कितना है, मान लो डिप्लीशन इन स्टोरेज इज dy, तो dy में टॉप विड्थ में चेंज कितना आएगा, वेरी स्मॉल, t माइनस dt करोगे विच इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज इक्वल टू t ओनली, तो टॉप विड्थ को हम सेम ही मान लेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गया, तो dA क्या लिख दोगे, dA इज इक्वल टू क्या होगा, t dy। दिस इंप्लाइज dA बाय dy इज इक्वल टू t। तो किसी भी चैनल के टॉप विड्थ को आप ऐसे लिख सकते हो, dA बाय dy इंटू टी। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक रेक्टेंगुलर चैनल है, एरिया क्या होगा इसका, by, y इज द डेप्थ, b इज द विड्थ, टॉप विड्थ भी तो b होगा, टॉप विड्थ विल आल्सो बी। देखो dA बाय dy करो कितना आएगा, b, that is nothing but top। मैंने प्रूव भी करके दिखाया रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, देखो प्रूव करके दिखा दिया, dA बाई dy क्या आ गया t। अब आप बोलेंगे सर रेक्टेंगुलर चैनल में तो कुछ भी प्रूव कर देते हैं, किसी और चैनल के लिए प्रूव करके दिखा दीजिए। मान लीजिए मैं आपको नोट नहीं करना इसको, मान लीजिए मैं यही चीज आपको ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो उसमें भी सेम चीज है, कल देखा था ना हमने ट्रेपेजॉइडल चैनल, ये विड्थ b है, टॉप विड्थ कितना होगा इसका, अगर साइड स्लोप 1 in m है, b प्लस 2my। तो एरिया क्या लिखूंगा मैं, by, y इज डेप्थ प्लस my। एक बार dA बाई dy करो, dA बाई dy इज इक्वल टू क्या है, देखो b प्लस 2my, दैट इज इक्वल टू टॉप विड्थ। देखो ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए भी मैंने प्रूव कर दिया dA बाई dy क्या है t। किसी भी चैनल के लिए मैं बोल सकता हूँ dA बाई dy कितने के बराबर होता है, t के बराबर। इसको नोट नहीं करना आपको, ओके, सो आई हैव प्रूव्ड इट। सो देखो इसी को मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आता हूँ।
दिस इम्प्लाइज, मैं देखो क्या लिखूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज डेल एक्स डेल टी तो काट दो, जीरो उस तरफ ले जाओ, खत्म करो, डेल क्यू बाई डेल एक्स, फर्स्ट ऑर्डर का यूज किया तो हम क्या लिखेंगे, बेस चेंज कर लिया, डेल ए बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो। डेल ए बाई डेल वाई को क्या लिख दिया, टॉप विथ टी बोल सकता हूं ना, दिस इंप्लाइज डेल क्यू बाई डेल एक्स प्लस टी del y by del t is equal to 0. So this is the continuity equation for unsteady flow. Del q by del x को क्या लिख सकते हैं, where del q by del x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ q2 minus q1 divided by delta x, है ना, Q2 minus Q1 divided by delta x करोगे तो Q2 minus Q1 into delta t, that is net discharge going out from this delta x boundary in delta t time, where Q2 downstream है और Q1 upstream है, तो Q2 is downstream discharge and Q1 is upstream discharge. Q2 is downstream discharge and Q1 is upstream discharge. क्लियर है मेरी बात, बहुत ही सिंपल था। एक चीज और समझो, अगर मुझे स्टेडी कंडीशन में जाना है तो टाइम के साथ वेरिएशन नहीं लेना, तो डेल वाई बाई डेल टी क्या हो जाएगा, जीरो, तो डी क्यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये मैंने दिखाया था आपको स्टेडी फ्लो में, यही इक्वेशन था जीवीएफ और आरवीएफ के लिए, डेल क्यू बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो। अब एसवीएफ को मैं ऐसी एनालॉजी से प्रूव कर दूंगा, जल्दी से पहले पूरा नोट कर लीजिए, तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, आप इस तरीके से इसको बार बार एग्जाम में डिराइव नहीं कर पाइएगा। लास्ट देख लेते हैं एसवी यूएफ। एसवी यूएफ के लिए अगर देखें, लेट्स सी नाउ नेक्स्ट पार्ट देख रहा हूं मैं, डी पार्ट। अब देखो एसवीयूएफ के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो डेल क्यू बाई डेल एक्स प्लस टी डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू। एनालॉजी से ही बोल दिया, एसवीएफ के लिए क्या था, डी क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू, उसका में स्टेडी फ्लो है तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू जीरो, तो प्लस माइनस क्यू। अनस्टेडी के लिए यही एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाता तो उसको बस यहाँ पे डाल दिया और एनालॉजी से एक्सप्लेन कर दिया। पॉजिटिव साइन कब यूज करेंगे, एडिशन के लिए, एंड नेगेटिव कब यूज करेंगे, फॉर एक्सट्रैक्शन। साइन का बस ध्यान रखिएगा, फॉर एक्सट्रैक्शन, फॉर एक्सट्रैक्शन। अब देखिए ये इक्वेशन मैंने Q2 ग्रेटर देन Q1 के लिए प्रूव किया था, बट Q2 लेस देन Q1 के लिए भी ये वैलिड हो जाएगा, है ना। Q2 लेस देन Q1 के लिए एक चीज देख लीजिए बस, उसका में हमने क्या इक्वेशन लिखा था, डेल एक्स इंटू डेल टी इंटू क्या लिख दिया था, डेल क्यू बाई डेल एक्स, डेल एक्स इंटू डेल टी इज इक्वल टू, अगर Q2 लेस देन Q1 हो जाए उस समय क्या करोगे। अब नेट एरिया ऐड होगा कि डिप्लीट होगा, ऑब्वियसली ऐड होगा, तो उस समय यहां पे क्या लिखा था, डेल्टा एक्स इंटू डेल ए बाई डेल टी इंटू डेल्टा टी। अब एरिया तो बढ़ेगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, बट दिस विल बिकम नेगेटिव, क्योंकि डेल क्यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए साइन नेगेटिव इधर आ गया। घुमा फिरा के बात वही है, तो वो इक्वेशन या ये जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में लिखा था, डेल क्यू बाई डेल एक्स प्लस टी डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू जीरो। It's valid for Q2 less than Q1 also and Q2 greater than Q1 also। अपने आप साइन एडजस्ट हो जाते हैं, तो बस साइन का थोड़ा आप ध्यान रखिए।
क्लियर है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। SVF लिख लीजिएगा, पूरा SVF वाला पार्ट लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर आपकी बुकलेट से। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो चैप्टर नंबर 1 खोलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अनस्टडी फ्लो का क्वेश्चन है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। हटा रहा हूं उसको तो मैं। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। While measuring the discharge in the small channel, it was found that the depth of flow increases at the rate of 0.2 meter. Del y by del t is equal to क्या दे रखा है 0.2 मीटर पर। इसको सेकेंड में ले जाओ तो 0.2 अपॉन 3600, 60 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। पहले ही कन्वर्ट कर लिया। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है क्यों? क्योंकि देखो बोला गया है कि क्या डेप्थ इंक्रीज करता है, तो अगर डिक्रीज बोला जाता तो नेगेटिव कर देते। इफ द डिस्चार्ज एट डाउनस्ट्रीम सेक्शन वाज, Q2 दे रखा है, डिस्चार्ज एट डाउनस्ट्रीम सेक्शन कितना है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड सरफेस विड्थ ऑफ स्ट्रीम वाज 20 मीटर। सरफेस विड्थ ऑफ स्ट्रीम वाज 20 मीटर। Estimate the discharge at a section 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो डेल्टा एक्स कितना है? डेल्टा एक्स इज 2 किलोमीटर। तो मीटर में ले जाता हूं तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि अनस्टेडी फ्लो का एक क्वेश्चन है? देखो डेल वाई बाई डेल टी गिवन, अगर कोई भी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ वेरी कर रही तो इट इज एन अनस्टेडी फ्लो। ऑब्वियसली ये SVUF तो है नहीं, क्योंकि इसमें कोई डिस्चार्ज ना तो सिस्टम में एक्स्ट्रा ऐड किया ना एक्सट्रैक्ट किया। तो सिंपल वाला अनस्टेडी फ्लो का इक्वेशन यूज करूंगा। देयरफॉर बाय कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? डेल क्यू बाय डेल एक्स प्लस टी डेल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू क्या? 0। इक्वेशन याद रखिएगा, वह डेल क्यू बाई डेल एक्स क्या होगा? डेल क्यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय डेल्टा। Q2 क्या है? डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज, एंड Q1 क्या है? अपस्ट्रीम डिस्चार्ज। मेरे को Q1 निकालना है। Q2 यहाँ पे क्या है? Q2 इज द डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज, ये गिवन है। निकालना क्या है? Q1 अपस्ट्रीम। बस सही से आप जो है तो 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम में डिस्चार्ज निकालना है ना, बस उसी हिसाब से कर लेंगे हमको। दिस इम्प्लाइज, फिट करो इसमें, दिस इम्प्लाइज Q2 इज 10 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁴ प्लस T 0.2 इंटू डिवाइडेड बाय 3600 इज इक्वल टू 0. This implies Q1 is equal to 10 plus 2 into 10⁻³ है 10 प्लस क्या हो जाएगा ये 2 इंटू ये 4 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू 10⁻³। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा ये 12.22। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12.22 मीटर क्यूब। तो अपस्ट्रीम डिस्चार्ज, बस मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को 2 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके Q1 को इधर ले आया, तो ये इक्वेशन बनेगा 20 इंटू 0.2 इज 4 एंड सो। तो आंसर क्या आ जाएगा 12.22 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ऑब्वियसली Q1 ज़्यादा ही होता, क्योंकि अगर डेप्थ बढ़ रहा है तो स्टोरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है? ऑब्वियसली स्टोरेज बढ़ रहा है ना, तो Q1 शुड बी ग्रेटर देन Q2, तभी तो हमारा नेट पानी आएगा और स्टोरेज, मतलब फ्लड वेव आ रही है। जब फ्लड वेव जा रही होगी, व्हेन द फ्लड वेव इज पासिंग फ्रॉम द रिवर, तो डिप्लीशन होता है उस समय Q2 ग्रेटर देन Q1। जब फ्लड वेव रिवर में आ रही है तब Q1 ग्रेटर देन Q2 है, मतलब रिवर का लेवल बढ़ रहा है, और हमारा आ भी रहा है Q1 ग्रेटर देन Q2। साइन थोड़ा चेक कर लीजिएगा, इस तरीके से हम अपने आंसर को देख सकते हैं वेदर वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर और नो। इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व कर दिया।
क्वांटिटी इक्वेशन पता होता तभी आप सॉल्व कर पाते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन देखते हैं, दैट इज मोमेंटम इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन देख रहा हूं, दैट इज मोमेंटम इक्वेशन। इसको स्टडी करते हैं। मोमेंटम इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये भी। मान लीजिए एक जीवीएफ हो रहा है, एकदम जेनरिक फॉर्म में डिराइव करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए एक जीवीएफ हो रहा है। अब मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करने के लिए वी विल हैव टू सेलेक्ट अ कंट्रोल वॉल्यूम। मोमेंटम इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए वी विल ऑलवेज हैव टू सिलेक्ट अ कंट्रोल वॉल्यूम। जो जिस सेक्शन के बीच में आपको मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करना है उसी सेक्शन में आप ये कंट्रोल वॉल्यूम भी मानेंगे। सो दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। ये क्या है हमारा कंट्रोल वॉल्यूम। एक इमेजिनरी वॉल्यूम है, उसी को बोला जा रहा है क्या, कंट्रोल वॉल्यूम। अब मैं सीधी से इसको रिप्रेजेंट करूं, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। अब इस कंट्रोल वॉल्यूम पे जो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं वो सारे शो कर देता हूं। अब एक चीज ध्यान दो, अगर एक बीकर हो उसमें अगर मान लो पानी भरा हुआ है तो क्या पानी इस बीकर की वॉल पे कोई फोर्स लगाएगा? लगाएगा, प्रेशर फोर्स। प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये तो हाइड्रोस्टैटिक था तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, एंड दिस इज प्रेशर फोर्स P। इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्लियर? ऐसी एनालॉजी से यहां पर भी देखो क्या होगा, एक डिब्बा है हमारा, दिस कंट्रोल वॉल्यूम इज नथिंग बट अ बॉक्स। इस बॉक्स की बाउंड्री के लेफ्ट साइड में लिक्विड है, दैट इज वाटर। वाटर अप्लाई क्या करेगा, एक प्रेशर फोर्स। ये जीवीएफ है, हमने देखा था इन द केस ऑफ जीवीएफ आवर कर्वेचर ऑफ स्ट्रीमलाइन इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इंफिनिटी। तो बाय यूलर्स इक्वेशन में बोल सकता हूं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, हाइड्रोस्टैटिक। So in this case we can assume a hydrostatic pressure distribution, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो in this case I am assuming the pressure distribution like this. This is P1, pressure distribution. Similarly pressure force at section 2, ये तो section 1 है, section 2 पर pressure force towards the surface, left side से आएगा। So again यही होगा हमारा pressure distribution, linear ही होगा वापस से। और pressure force, ये P pressure नहीं है, क्या है ये, pressure force। P1 is also the pressure, steady flow condition है। मोमेंटम इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है व्हेन फ्लो कंडीशन इज स्टेडी। ऐसा क्यों, थोड़ी देर में बताता हूं। स्टेडी है मतलब डिस्चार्ज सेम है बट वेलोसिटी विल नॉट बी सेम, क्योंकि डेप्थ दोनों सेक्शन पे अलग अलग है। Q, V2 और यहाँ पर डिस्चार्ज Q है बट वेलोसिटी इज Q, V1 एंड Q, V2। क्लियर है मेरी बात? और भी क्या क्या फोर्सेस है, एक वेट होगा, इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर पानी है, पानी का कुछ वेट होगा, वेट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट के दो कंपोनेंट ले लीजिएगा, मान लीजिए एंगल ऑफ दिस स्लोप इज थीटा। सो वेट के दो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक टुवर्ड्स द अलोंग द सरफेस दैट इज W sin थीटा, और एक नॉर्मल टू द सरफेस, ये क्या हो जाएगा, W cos थीटा। और कोई फोर्स आएगा, एक फोर्स और रह रहा है, दैट इज फ्रिक्शन। अब पानी जो है हमारे, पानी और बेड के बीच में एक फ्रिक्शन है, उसको भी एनालाइज करना है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिंग द मोशन। तो डिस्चार्ज कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, राइटवर्ड, सो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, लेफ्टवर्ड। तो इस वॉल्यूम पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। कंट्रोल वॉल्यूम पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अप। फ्रिक्शन शियर फोर्स है, इसीलिए फ्रिक्शन को हर वक्त हम क्या है, हाफ एरो से शो करते हैं। और इतना ही फ्रिक्शन इस बेड पे लगेगा बट कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? ये रहा। तो मैंने सारे के सारे जो है फोर्सेस शो कर दिए। अब देखो हम मोमेंटम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। पहले निकालूंगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को पॉजिटिव लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव।
डाउनस्ट्रीम को पॉजिटिव ले लिया, अपस्ट्रीम को नेगेटिव। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये? तो फ्लो डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, P1 इज इन द फ्लो डायरेक्शन, P2 इज ऑपोजिट टू द फ्लो डायरेक्शन। Fs कौन सा वाला लूंगा? ब्लू वाला, डेट इज एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम। तो माइनस Fs प्लस W साइन थीटा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। P1 P2 क्या है यहाँ पे? P1 P2 इज द प्रेशर फोर्स। P1, P2 इज व्हाट? प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स निकालते कैसे? देखो मैं यहाँ पे प्रेशर फोर्स भी निकालना सिखा देता हूँ। प्रेशर फोर्स, तो P1 P2 कैसे निकालेंगे? P को कैसे निकाला जाएगा? P इज इक्वल टू गामा वाई बार इंटू ए। वाई बार क्या है? वाई बार इज द डेप्थ ऑफ द CG of area from free surface, from free surface। y bar क्या है? डेप्थ ऑफ द CG of area from free surface। and what is A? A is the area, A is the area of cross section। तो इस एरिया के CG का डेप्थ। वैसे तो हमें पता है कि प्रेशर फोर्स निकालते कैसे हैं? एरिया अंडर द प्रेशर डायग्राम इनटू विड्थ इनसाइड, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर प्रिज्म। वो यही चीज आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, डेप्थ ऑफ द CG ऑफ द एरिया, नॉट द CG ऑफ द प्रेशर डायग्राम। देखो इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लिखना नहीं इसको, पहले समझो। एग्जाम्पल फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, तो हमारा एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने, विड्थ B का है, डेप्थ इज Y। सो प्रेशर फोर्स कैसा होगा? देखो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ये रहा, गामा Y, इतना ही प्रेशर यहां पर भी लग रहा होगा। देखिएगा आप, इस पे पूरा प्रेशर फोर्स निकालना है तो एक प्रेशर प्रिज्म बनता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज द प्रेशर प्रिज्म दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। द वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर प्रिज्म इज नथिंग बट द व्हाट? प्रेशर फोर्स। ऐसे ही निकालते हैं ना आप, यही सीखा है हमने, निकालते हैं। देयरफॉर प्रेशर फोर्स देखो क्या है? एरिया अंडर प्रेशर डायग्राम इनटू विड्थ इनसाइड। एरिया अंडर प्रेशर डायग्राम क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बी। इसको जरा हमारे फॉर्म में ले आता हूं, डेट इज गामा y/2 इंटू बी। तो ये y/2 एक्चुअली क्या है? दिस y/2 इज द y बार एंड by इज द एरिया। अगर ये डेप्थ ऑफ द CG ऑफ द प्रेशर डायग्राम होता तो यहाँ पे 2/3y आना चाहिए, जो कि ये नहीं आया। ये क्या है? y/2। तो याद रखिएगा हर वक्त, ये y बार क्या होता है यहाँ पे? इट इज द डेप्थ ऑफ द CG ऑफ द एरिया फ्रॉम द फ्री सरफेस। किसी भी एरिया पर अब प्रेशर फोर्स इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर फोर्स पूछा जाता है, दैट वुड बी CG ऑफ द प्रेशर प्रिज्म एंड इन दिस केस इट कोइंसाइड्स विद द CG ऑफ द प्रेशर डायग्राम। दैट इज हमारा डेप्थ क्या होगा प्रेशर फोर्स के एप्लीकेशन का? दैट इज 2y/3। बट मैंने आपसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं पूछा था, आई वाज कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर फोर्स हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? सिंपल था। इस तरीके से हम प्रेशर फोर्स निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिर बस न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करूंगा। मोमेंटम इक्वेशन इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। नेट फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी मैंने नेट फोर्स निकाल दिया एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। नाउ आई विल कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर बढ़ते हैं आगे। इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या लिखेंगे? तो इक्वेशन 1 बना लिया, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख रहा हूं।
Now, rate of change of momentum of the control volume. इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, m2 माइनस m1. m2 m1 क्या है, दीज आर द मोमेंटम फ्लक्स. m1 m2 क्या है, दीज आर द मोमेंटम फ्लक्स. मोमेंटम फ्लक्स को कैसे लिखा जाएगा, m को क्या लिख सकता हूं, m मोमेंटम फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, रो क्यू वी. देखिए कुछ पानी हमारे इस कंट्रोल वॉल्यूम से जा रहा है, कुछ वेलोसिटी लेके जा रहा है, मतलब कुछ अपने साथ मोमेंटम लेके जा रहा है. दैट इज मोमेंटम फ्लक्स कितना जा रहा है, रो क्यू वी टू. m2 को क्या लिखूंगा, रो क्यू वी टू, है ना, मास पर यूनिट टाइम रो क्यू इंटू वी टू, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो कुछ मोमेंटम फ्लक्स गया और कुछ मोमेंटम फ्लक्स आ भी रहा है, रो क्यू वी वन. तो जितना गया माइनस जितना आया इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज m2 माइनस m1, दैट इज नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फ्लक्स. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है हमारा. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकेंगे, नेट फोर्स दैट इज P1 माइनस P2 प्लस W साइन थीटा माइनस Fs इज इक्वल टू व्हाट, m2 माइनस. अब P1 P2 तो निकाल ही लेंगे ना. P1 क्या होगा, गामा y1 बार इंटू a1 एंड P2 इज इक्वल टू गामा y2 बार इंटू a2. और m1 m2 तो यहाँ निकाल ही दिया है, दैट इज रो क्यू v2 एंड रो क्यू v1. तो मोमेंटम इक्वेशन को हम इस तरीके से फिर लिख सकते हैं, दैट इज नेट फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब ये तभी एप्लीकेबल है व्हेन फ्लो इज स्टेडी. अगर फ्लो अनस्टेडी होगा तो नहीं चलेगा. ये न्यूटन सेकंड लॉ तभी चलता है जब मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट. अगर अनस्टेडी फ्लो होगा तो इस कंट्रोल वॉल्यूम का वॉल्यूम चेंज होता रहेगा, इसका वेट चेंज होता रहेगा. तो उस केस में फिर आप मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे. अब इसको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखवा देता हूं. आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, पहले पूरा नोट कर लीजिए इसको यहां तक. तो इन एक्चुअल फॉर्म, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख देता हूं इसको. लेट मी राइट द मोमेंटम इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट. तो इसको जो है मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख देता हूं. देखो फिर क्या लिखूंगा, therefore in actual form, therefore in actual form, for steady flow, for steady flow, the momentum equation is written as, the momentum equation is written as. ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर स्टेडी. तो क्या लिखते हैं, नेट फोर्स acting on the control volume in flow direction is equal to momentum flux going out, momentum flux going out of the control volume in x direction. flow direction को x direction बोल रहा हूँ मैं. net force acting on the control volume in x direction, flow direction is x direction, is the momentum flux going out of the control volume in x direction, going out of the control volume, minus
momentum flux coming into the control volume in x direction. इस तरह x direction is nothing but the flow direction. इस तरीके से स्टेटमेंट में मैं मोमेंटम इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा. दिस मोमेंटम इक्वेशन विल बी वाइडली यूज्ड इन ओपन चैनल फ्लो इन वेरियस एनालिसिस. इसको नोट कर लेंगे सभी. और ये कब एप्लीकेबल होगा? ओनली फॉर स्टेडी फ्लो कंडीशन. दिस मोमेंटम इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेडी फ्लो कंडीशन. क्लियर है? इस मोमेंटम इक्वेशन के ऊपर ही एक क्वांटिटी बेस्ड है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक फोर्स. उसको भी देखो यहीं पे बता देता हूँ. इसको मिटा रहा हूं मैं, लिख तो लिया होगा आप लोगों ने. एक इंटरेस्टिंग क्वांटिटी के बारे में बता रहा हूं, दैट इज स्पेसिफिक फोर्स. कैसे डिफाइन किया गया स्पेसिफिक फोर्स? लेट्स सी. Specific force. स्पेसिफिक फोर्स एक क्वांटिटी है. इस तरीके से, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी, बस इस तरीके से डिफाइन किया गया है. P plus m by gamma, where P is what? P is the pressure force and m is the momentum flux. Gamma is the unit weight of water. तो P को क्या लिख सकता हूं? गामा y बार a. और m क्या है हमारा? रो क्यू v. m को क्या लिख सकता हूं? रो क्यू. तो एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है. अब इसका यूज क्या है? अब इसका यूज समझिए, क्यों ऐसे डिफाइन किया गया है. मान लीजिए फॉर अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल, मान लीजिए फॉर अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल, हम ये एनालिसिस देखें. या बाय मोमेंटम इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन से स्टार्ट करें. बाय मोमेंटम इक्वेशन, अभी हमने एक जेनरिक फॉर्म में मोमेंटम इक्वेशन डिराइव कर लिया था. बाय मोमेंटम इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं? P1 माइनस P2 प्लस W साइन थीटा माइनस Fs इज इक्वल टू M2 मोमेंटम फ्लक्स गोइंग आउट माइनस मोमेंटम फ्लक्स कमिंग इन. फॉर अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल, देखो अब क्या बोलूँ. फॉर अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल, फॉर हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल हम क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और फ्रिक्शनलेस है तो Fs विल बी इक्वल टू 0. हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर दिस इंप्लाइज, मोमेंटम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या होगा? M2 माइनस M. दिस इंप्लाइज P1 प्लस M1 इज इक्वल टू P2 प्लस M2 डिवाइडेड बाई गामा कर दिया. दिस इंप्लाइज FSP इक्वल टू कांस्टेंट. तो हम बोल सकते हैं फॉर अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल माय स्पेसिफिक फोर्स इज कांस्टेंट. एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल के लिए हमारा स्पेसिफिक फोर्स इज कांस्टेंट. अब देखो एक चीज और मैंने आपको बताया था कि RVF में फ्रिक्शन का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता. एंड फॉर स्मॉल स्लोप्स ऑफ बेड साइन थीटा इक्वल टू 0. तो इस क्वांटिटी का यूज कहां पे करेंगे? इन द केस ऑफ एनालिसिस ऑफ RVF. सो एनालिसिस ऑफ RVF ऑन स्मॉल बेड स्लोप विल ऑलवेज बी डन बाय मेकिंग स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट. तो जब हम RVF पढ़ेंगे उस समय जो एक्चुअल एनालिसिस होगी वो हर वक्त किस तरीके से होगी? स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट. तो या तो मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करो या स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट करो, इट इज वन एंड द सेम थिंग. क्लियर? पर स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट करने से मैं एक ग्राफ बना सकता हूं. ग्राफ बना के दिखाता हूं. पहले यहां तक लिखिए, यहां तक लिख लीजिए पहले सभी, फिर इसके नीचे लिखिए thus specific force is constant. Thus
specific force is constant for a horizontal frictionless channel. The specific force is constant for a horizontal frictionless channel. क्लियर? इसी के नीचे फिर लिखेगा, ये तो लिख लिया सबने. इन द एनालिसिस ऑफ, इसके नीचे लिखिएगा आप नेक्स्ट टाइम में, इन द एनालिसिस ऑफ RVF रैपिडली वेरिड फ्लो, इन द, बोर्ड पे भी लिख देता हूं मैं, एनालिसिस ऑफ rapidly varied flow, that is RVF, friction does not play ये मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में बताया था, friction does not play an important role, hence for small slopes of bend, RVF analysis is done by making the specific force to be constant. तो RVF की एनालिसिस कैसे करेंगे? By making the specific force to be constant. अभी एक चीज और देखो, अगर मैं स्पेसिफिक फोर्स वर्सेस डेप्थ का एक इक्वेशन या एक ग्राफ प्लॉट करूं विद रेस्पेक्ट टू डिस्चार्ज एट कांस्टेंट डिस्चार्ज, क्या ग्राफ आए, इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक. देखो इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर, तो लिख लिया ना आप लोगों ने. देखो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ स्पेसिफिक फोर्स के बारे में. तो स्पेसिफिक फोर्स क्या आया था हमारा? स्पेसिफिक फोर्स तो यही था ना, FSP इज इक्वल टू P प्लस M बाई. दिस इंप्लाइज प्रेशर फोर्स क्या था हमारा? गामा वाई बार ए. मोमेंटम फ्लक्स को क्या लिख सकता हूँ? रो क्यू वी, एंड V इज रो क्यू स्क्वायर बाय. दिस इंप्लाइज FSP इज इक्वल टू वाई बार इंटू ए, गामा से डिवाइड कर दिया, प्लस क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू जी. क्लियर है? तो ये स्पेसिफिक फोर्स एट अ कांस्टेंट डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट कर दूं, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ, वाई बार इज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ, तो मैं बोल सकता हूं स्पेसिफिक फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ. अगर इस फंक्शन को प्लॉट किया जाए तो हमें एक प्लॉट इस तरीके से मिलता है. ये मैं आपको हाइड्रोलिक जंप में भी बताऊंगा, अभी सुन लीजिए बस इसको. FSP और डेप्थ के बीच में अगर प्लॉट किया जाए तो द प्लॉट फॉर अ कांस्टेंट डिस्चार्ज at a constant discharge is constant. For a constant discharge the plot will look somewhat like this. ये FSP versus depth का प्लॉट है. तो इस प्लॉट से देखो एक चीज समझ में आ रही है, फॉर अ कांस्टेंट स्पेसिफिक फोर्स कितने पॉसिबल डेप्थ है? फॉर अ कांस्टेंट स्पेसिफिक फोर्स कितने पॉसिबल डेप्थ? For a constant specific force, we have two possible depths of flow. For a constant specific force, we have two possible depths of flow. These two possible depths of flow, y1 and y2, are known as conjugate depth or alternate depth. ये y1, y2 को ही क्या बोलते हैं हम लोग? Conjugate और sequent depth. Alternate depth कुछ और होता है, वो बाद में बताऊंगा. These are known as what? Conjugate और sequent depth. Alternate depth कुछ और होता है, वो specific energy पे होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में. So at a constant specific force we have two depths. These two depths are known as conjugate और sequent depths. Clear है? ध्यान रखिएगा.
thus at a constant specific force, we have two possible depths of flow. We have two possible depths of flow. We have two possible depths of flow, and they are called conjugate or sequent, and they are called conjugate or sequent depth, and they are called conjugate or sequent depth. क्लियर है? तो कॉन्जुगेट सीक्वेंट डेप्थ किस पे होता है? एक स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट पे. ये सारी कंसेप्ट्स हम कब यूज करेंगे? when we will do analysis of RVF. RVF के एनालिसिस में ये सब चीजें हम यूज करने वाले हैं. RVF के एनालिसिस में हम ये सब चीज यूज करने वाले हैं. थर्ड बेसिक इक्वेशन देखते हैं, दैट इज एनर्जी इक्वेशन. एनर्जी इक्वेशन देखो, एक थर्ड टाइप का बेसिक इक्वेशन है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट इज एनर्जी इक्वेशन. Now we will see the last equation, that is energy equation. तो दो इक्वेशन हमने देख लिया, लास्ट इक्वेशन देख रहे हैं एनर्जी इक्वेशन. एनर्जी इक्वेशन क्या है? देखिए, मान लीजिए एक जीवीएफ हो रहा है इस चैनल में, डेप्थ बढ़ भी सकती है, डेप्थ घट भी सकती है, बट टोटल एनर्जी विल ऑलवेज फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्योंकि हमारा लॉसेज हो रहे हैं फ्रिक्शन में. तो ये तो HGL हो गया, और ये क्या है हमारा टोटल एनर्जी लाइन, डेट इज TM. बेड स्लोप व्हेन वेरी वेरी स्मॉल, तो HGL विल कोइंसाइड विद द फ्री सरफेस. तो मैंने बेड स्लोप्स को बहुत स्मॉल मान लिया. तो तीन टाइप की एनर्जी होगी यहाँ पे, ये डेटा में मान लीजिए. तो तीन टाइप की एनर्जी कौन कौन सी? देखो, Z, ये सेक्शन 1 है, ये क्या होगा Y1, और ये क्या होगा हमारा V1 स्क्वायर बाई 2. अल्फा को मैंने 1 मान लिया क्योंकि मैंने टर्बुलेंट फ्लो कंडीशन मान लिया, तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को क्या मान लिया मैंने. और सिंस आवर बेड स्लोप्स आर स्मॉल, तो y2 cos थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू y2, ये V2 स्क्वायर बाई 2g. और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द हेड लॉस. इनके बीच में जो है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल डिफरेंस है, दिस इज हेड लॉस. तो बाय एनर्जी इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर बाय एनर्जी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? सेक्शन 1 की टोटल एनर्जी कितनी है? Z1 प्लस Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2, या Y1 प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू Y2 प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस क्या करूंगा इसी तरफ हेड लॉस, दैट इज एनर्जी इक्वेशन. एवरी टर्म इन दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? एनर्जी हेड, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वेट. फर्स्ट हम क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर हेड, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट. डेटम हेड, दैट इज डेटम एनर्जी पर यूनिट वेट. काइनेटिक एनर्जी हेड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट. तो every term in this equation is representing of this equation
is representing energy head, that is energy per unit weight, that is energy per unit weight. क्लियर है मेरी बात? अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसका न्यूमेरिकल. क्लियर?